मैं कमल कुमार अपने इस YouTube चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जनरली सभी को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन में कुछ हम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और वो ट्रिक्स ऐसी है, अगर हम उनको बेसिक आइडिया के साथ डिस्कस करें, बेसिक आइडिया के साथ उनको समझें, तो बिल्कुल इजीली आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो इंटीग्रेशन की जो ट्रिक्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मींस अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है मुझे, तो 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि मुझे पता है रियल लाइन में ये 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन होते हैं, और 2.3 जो है वो यहाँ आगे कहीं होगा मेरा, ये 2.3 यहाँ आगे 3 होगा, तो ये मेरा 2.3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि ये जो 2.3 है, इस 2.3 से पहले 2 1 0 -1 -2 जितने भी इंटीजर्स हैं, उन इंटीजर्स में से सबसे बड़ा क्या है, तो 2.3 से पहले जो इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो मेरी क्या आ जाती है, 2। सेम वे में मतलब कहने का ये है कि पॉजिटिव अगर हमारे पास रियल नंबर है और उसमें कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 10.8, उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना हो तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हट जाता है, 10 इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर मेरे नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल -3.4, तो आप देखते हो कि ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन चलता है। तो जो -3.4 है मेरा यहां कहीं होगा, -3.4। तो इस -3.4 से लेस कितने इंटीजर्स हैं, -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, तो उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4। तो इसका मतलब 3.4 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4। यानी नेगेटिव में अगर है, जैसे -3.4 है तो -3 एक और माइनस कर दिया, -1, यानी -3 -1 यानी -4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है, -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -15.7 अगर कहा जाता है तो वो क्या हो जाता है, -16। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वर्डिंग होती है वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब जिस भी फंक्शन का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है वो या तो वही आएगा या लेस देन आएगा। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। और द फंक्शन इज पीस वाइज कॉन्स्टेंट, ये पीस वाइज कॉन्स्टेंट होता है। पीस वाइज कॉन्स्टेंट मीन्स अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली आपको पता है कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, तो ये 0 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं ये कहता हूं कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 1, इसके लिए अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी 0 आएगी। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो 1 आता है। और अगर मैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2 कहता हूं तो यहां मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो 1 आती है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और स्ट्रिक्टली लेस देन 3 कहता हूं तो यहां मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो मेरा 2 आता है। तो आप देख रहे हो, अगर x की वैल्यू 0 से 1 से स्लाइट लेस तक लाई करती है, सर्कल इसलिए है कि यहाँ 1 पर वैल्यू नहीं है, 2 पर वैल्यू नहीं है, 3 पर वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पे यहाँ आ जाती है। अगर x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ नहीं है, वो यहाँ है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 और 1 के बीच में है x, अगर x 0 और 1 के बीच में है, 1 से स्लाइटली लेस है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। और अगर 1 और 2 के बिटवीन है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। 2 और 3 के बिटवीन है तो 2, 3 और 4 के बिटवीन है तो 3। सेम वे में -1 से 0 वाला पार्ट, यानी -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0 अगर हो, या सॉरी, यहां से जो पार्ट है
1 माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 इज लेस देन और इक्वल टू, यहां लेस देन और इक्वल टू आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यहां से -1 और 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -1। तो पीस वाइज कांस्टेंट, पीस वाइज कांस्टेंट मींस इस इंटरवल में कांस्टेंट है वैल्यू 0, इस इंटरवल में कांस्टेंट है, इस इंटरवल में कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीस वाइज कांस्टेंट। तो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पीस वाइज कांस्टेंट। और फॉर एनी इंटीजर n, जो मैंने यहां ये डिफाइनिंग की है, इसको आप इस वे में भी कह सकते हो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है इसकी वैल्यू n होगी अगर x n इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन n प्लस 1 हो, n इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन n प्लस 1 हो, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होती है, n। तो ये हमारा एक किस्म से रिकैप है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे और उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट से की जरूरत इसलिए है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए माइंड सेट रहे क्या कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि नई नई ट्रिक्स आपको मिलेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लेक्चर मेरा लेंथी जरूर हो जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं केवल ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताइए और आंसर आ गया, मैं उसकी डिटेल में भी बात करना चाह रहा हूँ लेक्चर में कि वो कैसे आया। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कैसे आया और कहाँ से आया तो उसको हमें माइंड में करना बिल्कुल ईजी हो जाता है और इजीली हमें याद रहता है, और कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो इसमें देखें हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट क्या कहता था कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। भाई आपसे कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 4 सॉल्व करो, सीधा इस फॉर्मूले में पुट करो 4 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 हो गया 6, डायरेक्ट आंसर। लेकिन कैसे आया है वो भी अगर माइंड में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगती है एक टाइप के लिए, एक ट्रिक में। हालांकि ट्रिक तो आपने क्वेश्चंस में ये यूज करनी है, लेकिन कैसे आई है वो अगर हमें पता होगा तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस 0 हो जाते हैं और पूरे नंबर हमें मिलेंगे। जैसे अब ये है 0 टू n है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और मुझे पता पीस वाइज कांस्टेंट है, मतलब एक एक इंटरवल में 0 से 1, 1 से 2, 1, 2 से 3, 3 से 4 में फंक्शन की वैल्यू सेम थी मेरे पास। भाई अगर मेरा 0 से 1 है तो 0 है, 1 से 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 से 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, 3 से 4 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। मुझे पता है कि 1 1 के गैप में फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है। तो इसमें मैं यहाँ जो 0 टू n था, 0 टू n को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 टू 1 प्लस 1 टू 2 प्लस 2 टू 3 प्लस ऑन n माइनस 1 टू n। क्योंकि मुझे पता है अब 0 से 1 के बीच में अगर मैं कहता हूं तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 होती है। बाउंड्री पॉइंट को हम 1 को काउंट नहीं कर रहे, कोई कहेगी जी एट 1 तो 1 है, तो 1 नहीं, मतलब लेस देन 1 वाला पार्ट, क्योंकि जो बाउंड्री पॉइंट से इंटीग्रल वाली जो वैल्यू पे हमारा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से 2 का मतलब मैं ये कह रहा हूँ 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2। तो यहां से मेरा पार्ट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ 2 टू 3 के बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। n माइनस 1 से n के लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस 1। और अब मुझे पता है ये मेरे कांस्टेंट है 0, इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है साथ में x, या वैसे तो ये तो 0 है तो इसको तो चाहे डायरेक्ट 0 ही समझ लो। 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, n माइनस 1 का इंटीग्रेशन n माइनस 1 इंटू x। लेकिन साथ में आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करते हैं तो 1 1 का डिफरेंस है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ भी x के लिए क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। यहाँ भी n माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से मेरी वैल्यू 1 आएगी, यहां से मेरी 2 आएगी, यहां से मेरी n माइनस 1 आएगी। यानी ये जो पार्ट है 0 1 टू एंड ऑन n माइनस 1 का सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर। और सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। हाँ, अगर इसमें प्लस n होता तो वो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 वो होता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ n माइनस 1 नंबर का सम है तो इसलिए हमने यहाँ क्या कह दिया n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन ये करने का ये कि इससे ये पता चल गया कि हमने इसको जो ब्रेक करते हैं ना, यहाँ जो हमारा लिखा हुआ है ये, इसकी वैल्यू इंटरवल के बीच में ब्रेक होती है। यहाँ लिमिट क्या पुट करते हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में भी जो यहाँ हम इसको ब्रेक करते हैं वो इस सेंस में ब्रेक करते हैं कि यहाँ जो वैल्यू लिखी गई है उसका 1 लेंथ का इंटरवल बने, चाहे वो 0 टू 1 बने, चाहे 1 टू 2 बने, चाहे 2 टू 3 बने, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ब्रेक करते हैं। तो यहां से अब जैसे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया, लेकिन मैं
इस फॉर्मूले के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये 0 टू n था, 0 टू n था, तो मेरे माइंड में क्या रहे, क्या हाँ 0 लोअर लिमिट है और n अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है आंसर, है ना, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस वन, ये जो n है इसमें एक कम तक, 1 लेस, n माइनस 1 तक का, यानी मुझे यहां से पता चल जाता है जैसे 0 टू 4 है, तो 0 टू 4 है, तो इसका आंसर मेरा क्या बन रहा है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 0 लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, अपर लिमिट में 1 लेस, तो यहां तक ये कहो, या डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। बेसिक्स के साथ ध्यान होना चाहिए, कैसे आया, क्यों आया, कैसे कर रहे हैं वो। जैसे मेरा 0 टू 7 है, 0 टू 7 है, तो मैंने क्या लिखा, 0 भी लिख सकता था यार, नहीं लिखा, 0 प्लस 1 प्लस 2 7 है, तो 6 तक का सम आएगा, या मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, n 7 इंटू 7 माइनस 1 6 अपॉन 2, 2 से 3 यानी 21। मैं ये बात भी बता के कह सकता था, अरे 1 सेकंड में आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आप करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और आगे आप देखेंगे कि यस कॉन्सेप्ट से क्या बेनिफिट होता है वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा, एक एक स्टेप क्लियर होगा, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई डाउट ना हो, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो ये हमारा हो गया 0 टू n था लिमिट, लेकिन अगर लिमिट मेरी a टू b हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx इंटीग्रेशन है, लिमिट है फ्रॉम a टू b, तो a टू b अगर लिमिट है, तो वही मैंने जैसे अभी बताया था, यहाँ a और b में मैं इनको ये मान रहा हूं फिलहाल, ये मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, उस केस में भी हमारा सेम पैटर्न बनता है, ए और बी नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स देखो हम मेंशन कर ही रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, दोनों के केस में रैशनल नंबर्स वाली बात नहीं कर रहा, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला फॉलो होता है, ए टू बी है ना, तो ए लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट है, तो ए से स्टार्ट होगा, ए प्लस 1 ए प्लस 2 एंड सो ऑन, जो अपर लिमिट है उससे 1 लेस तक का, ये वाला मेरा जो फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन हम इसको इस वे में ऐड करने के बजाय, जैसे मैंने पहले वाले में किया था n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो उस वे में करना चाहें तो इसमें अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन ए माइनस वन ऐड कर दूं, ताकि ये मेरा 1 से लेकर b माइनस वन तक का सम हो जाए, और वही माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 है ये, 1 प्लस 2 प्लस ऑन ए माइनस वन, ए माइनस वन, सेम वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये मेरा 1 से लेकर b माइनस वन तक का सम बन गया, फर्स्ट b माइनस वन नेचुरल नंबर का सम, और वो आपको पता ही है क्या होगा, b माइनस वन इंटू b माइनस वन प्लस वन यानी b, यानी b माइनस वन इंटू b बाई टू हो जाएगा, और ये माइनस वाला पार्ट, ये फर्स्ट a माइनस वन नेचुरल नंबर का सम है, तो a माइनस वन इंटू a बाई टू, और वो बाई वाला टू यहां ले लिया, तो इसको मैं इस वे में भी याद रख सकता हूं, या थोड़ा सा और, भाई ये याद रख लो, रखना एक ही फॉर्मूला याद, एक से ही कोई भी क्वेश्चन है, किसी की भी शॉर्ट ट्रिक आप करते हो ना, तो आप अपने माइंड में उसकी एक शॉर्ट ट्रिक माइंड में करके उसके अकॉर्डिंग, चाहे तो आप ये वाला पार्ट ध्यान रख के करो, या इसको आप इस वे में भी कर सकते हो, मतलब मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन में इस वे में ए बी एड और सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे ही मेरे पास ये भी फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस वन, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड किया और 1 माइनस किया, इनटू डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू, जो मेरा 0 टू n वाला पार्ट था, 0 टू n वाला, इसमें भी तो मेरा यही था, दोनों को ऐड किया n प्लस जीरो माइनस वन, वैसे हमने n माइनस वन ही लिखा था, n माइनस वन ही लिखा था, इनटू दोनों लिमिट्स को ऐड किया n प्लस जीरो अपॉन टू, सेम पैटर्न से ही फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, तो ये मेरे पास, हम डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आया कैसे, कई बार डाउट हो तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो तब है जब मेरा ए और बी इंटीजर है, ए और बी इंटीजर है मींस, इसके लिए मैं अगर इस टाइप से एग्जांपल में मेरे पास पार्ट होता, क्या, इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम 4 टू 8 होता, तो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 8 है, तो क्या हो जाता, ए प्लस बी माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन टू, सॉल्व करते तो 22 आ जाता, ये भी ध्यान रख सकते हो, या 4 टू 8 है, 4 टू 8 है तो 4 से स्टार्ट हुआ, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 है, तो यहां तक का पार्ट लिखेंगे, और इसको भी ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा, एज योर विश, जैसे ध्यान रखना चाहें वैसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास ये इंटीग्रल की लिमिट रैशनल्स में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, 3.2 टू 6.5,
7.8 टू 15.9। तो उसके लिए क्या होगा, इससे अगर हमें आइडिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो यहां ये मेरे इंटीजर थे, तो ये जो a टू b है, अब a और b है, जैसे मेरा ये मान लो ये a हो गया, तो a अगर मेरा 3.2 है, तो इस a का कोई ना कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जैसे मेरा यहाँ 3 हो गया। इसी वे में अगर मैं इसको b कहता हूं, तो जो b का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बनेगा, यानी 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर आप सॉल्व करते हो, तो 6.5 का क्या बन जाएगा, 6। तो उनको छोड़कर जो मेरा a टू b है, तो a टू b में मैं अगर ये कहता हूं कि a का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a अगर आप फाइंड आउट करते हो, तो वो m है। मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू है वो m.2 या m प्लस कर लो, m.2 देखने में तो अच्छा नहीं लगता, m प्लस 0.2 या m प्लस 0.3, मतलब लेस देन 1। m इंटेग्रल पार्ट है a का m इंटेग्रल पार्ट है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a क्या हो जाएगा, m। और सेम वे में b की जो वैल्यू है वो मेरी n प्लस 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.001 कोई भी हो, तो b का जो इंटीग्रल पार्ट होगा, b का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, n। तो अगर a का ग्रेटेस्ट इंटीजर m है और b जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा n है, तो हम ये जो था a टू b जो था, a टू b को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, a टू m प्लस 1। भाई a की वैल्यू m प्लस 0.2 होती, तो उससे नेक्स्ट इंटीजर तक, क्योंकि हम ब्रेक जो करते हैं वो 1 1 के गैप में करते हैं ना, या ये मेरा 1 से कम का गैप हो गया। फिर ये m प्लस 1 से n, क्योंकि अब मेरे m प्लस 1 और n जो है ये दोनों क्या हो गए, इंटीजर। m इंटीजर है तो m प्लस 1 भी इंटीजर होगा, n इंटीजर है तो उससे पहले ये b का इंटीजर पार्ट n है, तो ये जो b की वैल्यू अगर ये होगी तो n इंटीजर होगा, तो b उससे आगे होगा, b की जो वैल्यू होगी वो n से आगे होगी। तो m प्लस 1 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और n टू b इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों अब इंटीजर्स हैं, तो इसके लिए तो मुझे फॉर्मूला पता है, जो यहां से था क्या था, अपर लिमिट b थी उसमें से 1 माइनस हुआ इनटू अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में से 1 माइनस हुआ इनटू a अपॉन 2। तो ये वाला जो पार्ट है इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है मुझे, n माइनस 1 अपर लिमिट n माइनस 1 इंटू n, माइनस लोअर लिमिट क्या है m प्लस 1 इंटू m अपॉन 2। तो ये वाला तो हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, अब ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका m है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो क्या आएगी, m। m से बड़ी वैल्यू और m प्लस 1 से तक जाएंगे, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, m। तो m आ गई, m dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, m dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, mx, और ये लिमिट है मेरी, तो क्या होगा m इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी m इंटू अपर लिमिट क्या है m प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है a। और ये वाला पार्ट सेम एज इट इज, प्लस यहाँ पे ये n टू b है, इस ये जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी n, और n dx का इंटीग्रेशन nx, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहेंगे तो n इंटू बी माइनस एन। मीन्स जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि मुझे इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होने चाहिए, a का क्या है और b का क्या है। तो यहां मेरी जो वैल्यू आएगी, a का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लोअर लिमिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू लोअर लिमिट का की जो वैल्यू है उसको उससे नेक्स्ट से m प्लस 1 से माइनस कर देंगे, m प्लस 1 माइनस a जो भी लोअर लिमिट होगी, और ये वाला पार्ट प्लस n टाइम्स जो b का ग्रेटेस्ट इंटीजर है इनटू b माइनस n। यहाँ की अगर क्वेश्चन में आप देखते हो तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि अगर 3.2 टू 6.5 है, तो मैंने इसको 3.2 है तो यहां से क्लियर हो रहा है ना कि इसको मैं 3.2 टू 4 लिखूंगा, और यहाँ 6.5 है तो वो अगला 6 से 6.5 जाएगा और बीच में क्या रह जाएगा 4 टू 6। अब ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट के लिए ये जो 3.2 है ना, तो 3.2 से मुझे क्लियर हो जाता है कि ये वैल्यू 3 होगी, 3 इंटू इन दोनों की लिमिट का डिफरेंस, 3 इंटू 4 माइनस 3.2। और ये वाला जो पार्ट है या तो फॉर्मूले में पुट करो, या 4 टू 6 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 5, 4 टू 6 है, देखो फॉर्मूले की दोनों से जो भी चीज ठीक लगे वो उसको यूज करो ना। 4 टू 6 है तो 4 प्लस 5 या इस फॉर्मूले में पुट करते तो भी 9 आएगा। और फिर यहाँ 6 टू 6.5 है तो इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ इसकी वैल्यू 6 आएगी, तो 6 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कहां से आया, और ये हमारा इंप्लीकेशन की कैसे आप उसको इंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप वैल्यूज को
ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो ये आपको आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व और ये कैसे सॉल्व किया गया है। ये जो पार्ट आया है बच्चे रट लेते हैं, इसको रटना नहीं है, समझ के करोगे तो कहीं कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे, इजीली आप कर पाओगे। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं हम। वहां मेरा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में x था, लेकिन अगर यहाँ x का मल्टीपल आ जाता है 2x 3x 4x 5x, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए हम चाहे तो डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है, क्या किया, एन ए प्लस एन बी जो यहां था उसमें एन ए प्लस एन बी माइनस वन इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी माइनस ए अपॉन टू वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो या तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ये आपका ये हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx। तो ये 3x है तो क्या होगा, 3 इंटू वन प्लस 3 इंटू फोर माइनस वन, 3 इंटू वन प्लस 3 इंटू फोर माइनस वन इंटू फोर माइनस वन अपॉन टू। सॉल्व करते हो तो ये 14 आ गया, ये 3 आ गया, 14 इंटू थ्री बाई टू, 2 से 7 21, ये हो गया। या आप देखें कि यहां से मेरे पास ये पार्ट था, मुझे यहां से पता है कि x की वैल्यू 1 और 3 के बिटवीन है, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, तो जो 4x है यहाँ 4x है तो 4 टाइम्स, 5x होता तो 5 टाइम्स, तो 4x की जो वैल्यू होगी वो 4 to 12 के बिटवीन लाई करेगी, 4 to 12। तो मुझे यहाँ पता चलेगा 4 to 12। जैसे ये लिमिट 1 to 3 थी, अब मैं इसको क्या सोच लूँ 4 to 12। 4 to 12 का मतलब 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 एंड सो ऑन अप टू 12 से 1 लेस यानी 11 तक का सम। और डिवाइडेड बाई 4 जो है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ये 4 क्यों किया, इसलिए मैंने साथ में यहाँ मेंशन भी किया है, क्योंकि इसका जो ये ट्रिक वाला पार्ट बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो तो आप 4x को टी पुट करते हो, 4x को टी पुट करते हो तो dx की वैल्यू dt बाई 4 हो जाती है। मतलब जब ये इंटीग्रल कन्वर्ट होता है ना, ये इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट होता है, 1/4 इंटीग्रल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t dt, और t की लिमिट 4 to 12 मींस इस वे में कन्वर्ट होता है ये क्वेश्चन। तो इस वे में कन्वर्ट होता है तो यहां से मुझे पता चल गया ये तो 1/4 का 4 आ गया, 4 से 12 लिमिट का तो मुझे पता ही था। ऐसे लिखो, ज्यादा हो गई तो वो फॉर्मूला 4 to 12 के लिए आपको फॉर्मूला पता है, जो भी बताया था तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, एज यूर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें। बस कॉन्सेप्ट्स पे बेसिक्स पे ध्यान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसी बात पे लाइक भी बनता है, पूरा वीडियो देखें और कमेंट भी जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आएंगी, अभी स्टार्टिंग है। तो देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला वो हमें पता चल गया, उससे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां अगर मेरी लिमिट -n to n या -a to a -3 to 3 -5 to 5 हो, तो ताकि वही शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, -n। डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, -n। तो वो वाला पार्ट भी कर सकते हो, या जनरली मेरे पास क्या था, a प्लस b -1 इंटू b माइनस ए अपॉन टू, a की वैल्यू -n, b की वैल्यू n, -n प्लस n ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, -1 बच जाएगा, n माइनस माइनस n यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -n। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज करके भी सॉल्व कर सकते थे, या आप डायरेक्ट, क्योंकि इससे मुझे क्या फायदा होगा कि मुझे -3 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx का आ जाए, तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या कह दूंगा, -3। -50 से 50 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx की वैल्यू कह दी जाए तो मैं क्या कह दूंगा, -50। तो कई बार अच्छी भी लगती है कि ट्रिक्स से हम सॉल्व करें। तो नेक्स्ट है, ध्यान दें, पहले मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, -2 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अगर ये पार्ट था तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा जो आंसर आया था वो -2 आया था, लेकिन यहां वो जो पार्ट था -2 to 2 वाला, अगर ये पार्ट मैं इसको सॉल्व करता तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या थी, आंसर -2 से स्टार्ट होता 1 तक, मतलब -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 1, ये वाला पार्ट बनता ना -2 to 2 का। लेकिन यहां मुझे इसमें साथ में यहां इसका मॉड भी दे दिया, मेरे पास यहां इसका मोड भी दे दिया। तो मोड देने से क्या हुआ कि जो यहाँ -2 का मोड, मॉडुलस फंक्शन आपको पता है -2 का मोड 2 हो जाता, तो जो यहाँ मेरे पास माइनस में वैल्यूज आ रही थी ना, स्टार्ट वही होगा फॉर्मूला, लेकिन जो माइनस में वैल्यू आ रही थी वो प्लस में चली जाएगी, +2 +1 0 1 ऐड करोगे तो 4 आ गया, -2 to 2 है लेकिन साथ में मॉड के साथ है। अब इसी वे में -3 to 4
मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स है, तो -3 से स्टार्ट होना है, -3 -2, लेकिन वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। -3 to 4 अगर विदाउट मोड होता तो क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 3 तक का पार्ट, लेकिन वो मोड साइन होने के कारण क्या होगा, 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + 3, 4 से 1 लेस तक इनको ऐड कर देंगे तो वो वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मोड का साइन लगाने से जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहले हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कैसे है, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ देखते हैं तो दोनों एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करो, और आपका कोई अगर कोई क्लास 12 का या कोई आप और एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको कंप्लीट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए देखें, ये जो पार्ट है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है dx। एन स्क्वायर का मतलब मेरे पास यहाँ जो अपर लिमिट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अभी हम पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए करेंगे, फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब यहाँ मेरा 1 है, या 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 यानी 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर अगर है तो उनके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे। लेकिन अगर 7 स्क्वायर अगर है यहाँ मेरा तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, इनकी वैल्यू 7 पुट कर दोगे। लेकिन 7 स्क्वायर ना होके मेरे पास यहाँ 52 आ गया, 0 to 52, तो उसके लिए भी हम ट्रिक करेंगे और डायरेक्ट आप उसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जो काम करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो पहले हम क्या करें हैं कि यहाँ 0 to n स्क्वायर है, तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, n into n minus 1 into 4n plus 1 upon 6, where n is positive integer, n is positive integer। तो इसके लिए देखें ये 0 to n स्क्वायर है, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो ये पार्ट है रूट एक्स है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो पहले मैं किसमें ब्रेक कर रहा था, 0 to 1 1 to 2 2 to 3, लेकिन अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो मैं इसको किससे ब्रेक करूंगा, 0 to 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरी लाई करती है 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर। तो यहां से ये जो पार्ट बनेगा, सॉरी यहां से एक्स की वैल्यू, ये एक्स की लिमिट होती है ना, ये तो ये एक्स की जो वैल्यू है 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर के बीच में लाई करती है। तो रूट एक्स की जो वैल्यू होगी, रूट एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 1 to 2। एक्स की वैल्यू अगर 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर के बीच में लाई करती है तो रूट एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो जाएगी। रूट लेंगे तो रूट एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो जाएगी। तो यानी ये 1 और 2 के बीच का मतलब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। ये रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 1 स्क्वायर लाई करती है, तो रूट एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 स्क्वायर टू 3 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में लाई करती है, तो रूट एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, और 2 और 3 के बिटवीन होगी, इसका मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सेम वे में ये वाली वैल्यू मेरी n-1 हो जाएगी। और अब तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बन जाती है। तो ये तो जीरो ही है, ये 1 2 एंड सो ऑन n-1 लिखा। फिर यहां से देखो ये तो जीरो हो ही गया, यहां से देखो 1 है, 1 के साथ क्या आएगा, सोल्व नहीं कर रहा मैं ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला बन पाए। 1 के साथ क्या आएगा, 1x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर यहां से 2 है, 2 के साथ क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। n-1 के साथ क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखो ये पैटर्न क्या बनता है, सब में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि अगर मैं k स्क्वायर माइनस k-1 होल स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं तो ये जो वैल्यू आती है वो मेरी क्या आती है, 2k-1। यानी मैं अगर चाहता तो इसको मैं क्या लिख सकता था, समेशन की फॉर्म में। ये जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता था, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता था, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n-1 k इंटू k स्क्वायर माइनस k-1 होल स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता था। और यहां से मैं k स्क्वायर, इस पार्ट को इस वे में लिखते, और k स्क्वायर माइनस k-1 होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था, 2k+1, और आउटसाइड मेरा k है तो k इंटू k+1, k इंटू k+1 का मतलब क्या हो जाता है, 2k स्क्वायर प्लस k। अब इस 2k स्क्वायर में से इस 2 को मैं आउटसाइड ले आऊं तो 2 इंटू मेरा क्या फॉर्मूला बन जाता है, समेशन n स्क्वायर का,
समेशन एन स्क्वायर का। समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। लेकिन यहां कुछ और लिखा हुआ है, फर्स्ट एन स्क्वायर, एन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, फर्स्ट एन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। लेकिन यहां जो है मेरा फर्स्ट n-1 नंबर है, तो फर्स्ट n-1 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब मुझे यार जहां जहां n लिखा हुआ है वहां क्या लिखना होगा? n-1। तो ये n के प्लेस पर n-1 लिखेंगे या n+1 के प्लेस पर n-1+1 यानी n आ जाएगा, और यहां लिखेंगे तो 2n-1/6। इसी वे में यहाँ प्लस समेशन n, समेशन n क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। यहाँ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर अब आप इनको ऐड करते हो और सॉल्व करते हो तो आप कर ही लेंगे अपने आप। तो यानी ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है? n इंटू n-1 इंटू 4n+1/6। ये बताने का कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ लिमिट जो थी एन स्क्वायर भी हो या कुछ और हो, उसमें भी जब हम करेंगे तो इससे हमें काफी आइडिया मिलता है। और ये जो पार्ट है वो एक बार ही तो देखना है, एक बार देखो और फिर तो डायरेक्ट यूज करो। देखें अब 0 टू एन स्क्वायर ये फॉर्मूला पता चली गया। अगर मेरा 0 टू 16 है तो इसका मतलब एन स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो एन स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एन की वैल्यू क्या लेंगे? 4, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये नहीं कि +-4 कहें, एन की वैल्यू 4 लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करोगे 4 इंटू 4-1 3 इंटू 16+1 17/6। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये लिख पाते। 4 इंटू 3 इंटू 17/6 कैंसिल होगा तो 34 आ गया। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि अगर मेरे पास ये दे दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2 दे दिया साथ में, तो इसमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 तो इंटीजर नंबर ही हो गया, तो इस 2 को आउटसाइड लिख लें, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और अब आप इसको वही 0 टू 16 था तो वही 0 टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टू 4 स्क्वायर अगर ब्रेक करते तो यहां से ये वैल्यू मेरी क्या आती? 0, 2 + 0 2 हो जाता। इस केस में 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में ये वाली वैल्यू क्या आती? 1, 2 + 1 3 हो जाता। और यहाँ इस वाले में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू क्या आती? 2, 2 + 2 4 हो जाएगा। और 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में ये वैल्यू क्या आती? 3, 2 + 3 5 हो जाता है। और इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर क्या आ जाएगा? 66। या अगर आप चाहते तो ये जो पार्ट है इसको इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 16 2dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 16 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx इसमें भी ब्रेक कर सकते थे। ये वाला पार्ट भी डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको पता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से पता है, यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाती? 34। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 इंटू क्या पुट करते हैं? 16 माइनस 0, यानी 2 इंटू 16 32 प्लस 34 यानी 66। एज योर विश, जैसे भी सॉल्व करना चाहें। तो स्क्वायर वाले के लिए हमें फॉर्मूला पता चल गया। लेकिन अगर यहाँ a, इसमें ये जो a मैंने लिखा है 0 टू a, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। a अगर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर a परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो पहले वाली ट्रिक काम कर जाती। लेकिन अगर a परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में तो आएगा वो, a की वैल्यू n स्क्वायर और n+1 होल स्क्वायर के बीच में आएगी कहीं ना कहीं। जैसे मान लो a की वैल्यू अगर मैं 57 कह देता तो 7 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a, यानी a कहीं है, इसको 57 कह देता मैं और स्ट्रिक्टली लेस देन 8 स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे n की वैल्यू 7 पता चल जाती है और a की वैल्यू 57। तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या था? ये देखो ये वाला पार्ट तो सेम एज इट इज वही वाला फॉर्मूले से आएगा, लेकिन जो पार्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट कंट्रीब्यूशन जो देगा वो क्या दे देगा? n इंटू ए माइनस एन स्क्वायर। डायरेक्ट ध्यान रह जाएगा और डायरेक्ट यूज कर लेंगे। और ये एन स्क्वायर भी ध्यान नहीं रखना ना, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गई, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी, सॉरी सॉरी, वो नहीं होगा इसमें, वो नहीं आएगा। n इंटू ए माइनस एन स्क्वायर आप ध्यान रख सकते हो। कैसे है अगर इसकी हम बात करें तो इसको हमने सॉल्व करना था। a की वैल्यू मुझे पता है यहां से यहां तक लाई करती है, तो मैं जब इसको 0 टू a था, a जो है वो n स्क्वायर से आगे जा रहा है, तो 0 टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, यहां तक का जो पार्ट है जो मैंने पहले डिस्कस किया वहां तक का आ जाएगा n स्क्वायर तक का, जो अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। n-1 स्क्वायर से n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट तक।
आगे लास्ट वाला जो पार्ट है 49 से 57, जैसे ये 49 से 57 वाला जो पार्ट होता है वो अलग हो गया बस। तो यहां से यहां तक के लिए तो मुझे फॉर्मूला पता ही है। ये वाला जो पार्ट है वैसे दोबारा रिपीट किया है, लेकिन इस वाले पार्ट की तो मुझे वैल्यू पता ही है, ये आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता, तो यहां से क्या आती वैल्यू, एन आती। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता, एन आ जाता। और एन के केस में मुझे पता है लिमिट क्या हो जाती है। यहां मुझे वैसे भी एक बार, यहां मुझे एक बार मैं यहां क्या लिखता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखता, ताकि आगे मैंने इसको 49 7 स्क्वायर एन स्क्वायर से ए के बीच में है, एन स्क्वायर से ए के बीच में है, तो यहां से इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाता है, एन हो जाता है। और एन डीएक्स का इंटीग्रेशन एन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला पार्ट है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट याद रख सकता हूं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखें, अगर ये तो फॉर्मूला ही है मेरा, 0 to 18 है, ए की वैल्यू 18 है, तो यहां से एन स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो क्या बनेगा 16, यानी 4 स्क्वायर इज लेस देन 18 इज लेस देन 5 स्क्वायर वाला पार्ट बनेगा। तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, ए की वैल्यू 18 है, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। या इसको चाहते तो हम इसको पहले किस में ब्रेक कर सकते थे, 0 to 16 प्लस 16 to 18 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। परफेक्ट स्क्वायर वाले तक का पार्ट का मुझे फॉर्मूला पता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू 4n प्लस 1 बाई 6 प्लस n, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू में ए की वैल्यू 18 माइनस एन स्क्वायर यानी 16, 18 माइनस 16 2 इंटू 4 8, 34 में 8 ऐड करेंगे तो 42। फॉर्मूला आपको ये जो है इसका ट्रिक जो भी है वो आपको डायरेक्ट याद करनी है, डायरेक्ट ध्यान रख लिया, लेकिन आई कहां से है वो अगर पता होता है तो कई बार अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसको चुटकियों में सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, और साथ में हम यह कह रहे हैं कि जो लिमिट में ए है अगर मैं उसका स्क्वायर लेता हूं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एन है, मींस अगर ए इज इक्वल टू 2 है तो ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू मेरे पास 2.5 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 6.25 हो जाती है, तो जो ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 6 हो जाएगा। तो हम जो ये ट्रिक कर रहे हैं इसमें मेरे पास यहाँ a जो लिमिट है, चाहे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 1.76 कोई भी हमारे पास नंबर आ जाए तो उसके केस में हम सेम पैटर्न फॉलो करके ये हाउ टू सॉल्व, लेकिन आंसर हमारे पास जो ये है ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एक्स स्क्वायर डीएक्स जो है वो क्या होगा, यहाँ ए है उसका स्क्वायर आपने किया और वहां से मेरे पास जो एन आएगा, मतलब क्वेश्चन में जो ये पार्ट है जो आपको इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, आप सिंपल इसका स्क्वायर करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे और इन सिंगल लाइन आप उसका आंसर डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो इसके लिए देखें क्या होगा, एन ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू 1 तक का सम, और एन में से उसको माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आप विद इन 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है एक बार हम देख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 0 टू ए एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल हमने सॉल्व करना था, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि यहाँ 0 टू 1 है, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है, पहले मेरे पास रूट एक्स था, तो रूट एक्स था तो मैं किस में कन्वर्ट कर रहा था, 0 टू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर टू 3 स्क्वायर, क्योंकि वहां स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर वाले पार्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाते, 2 स्क्वायर 2 में कन्वर्ट हो जाता, 3 स्क्वायर 3 में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको बताया गया है जो रेंज अभी वो 0 टू 1 1 टू 2 2 टू 3 होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमने जो भी ये लिमिट है 0 टू ए वाला पार्ट, 0 टू रूट वन टू रूट टू रूट टू टू रूट थ्री टू रूट फोर एंड सो ऑन रूट एन माइनस वन टू रूट एन प्लस रूट एन टू ए। यहां से देखो यहाँ क्या है, रूट एन टू ए, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एन है, तो हमारे पास जो पार्ट होगा रूट एन से ए तक का हम पार्ट उसमें सिंप्लीफाई करेंगे, या एन समझ लो, या जनरली एन की बजाय मैं यहाँ जाता तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए स्क्वायर
तो यहां से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन की वैल्यू अगर मान लो मेरे पास यहाँ जैसे ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 टू ए हो जाता। जो ये पार्ट है यहाँ ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एन कह रहे हैं, तो जैसे यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू 6.25 है, तो ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 यानी एन की वैल्यू 6 होगी, तो ये मेरा रूट 6 टू ए हो जाएगा। अगर मेरा ए की वैल्यू 2 होती तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाती, तो रूट 4 टू 4 उससे पहले वाले पार्ट तक खत्म हो जाता। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 टू 1 में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 टू रूट 2 एक्स की वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू ये जो पार्ट है इसमें क्या करें, 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन रूट 2 है, तो अगर एक्स स्क्वायर कहेंगे तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, तो यानी इसका मतलब यहाँ जो है वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू सेम वे में 2 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू सेम वे में n माइनस 1 आ जाएगी, और इसी वे में यहां से ये वाली वैल्यू मेरी n आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो ये पार्ट आप देख रहे हो इस पार्ट में मेरा क्या है, रूट n इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन a है। तो यहां से ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो एन स्क्वायर से ग्रेटर होगी, यानी एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एन है, तो ये वाली वैल्यू मेरी ज्यादा से ज्यादा इंटेग्रल की वैल्यू देखेंगे तो एन प्लस 1 से कम ही मिलेगी, तो इसका मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या आ गया, एन आ गया। तो यहाँ अब ये तो 0 है तो इसको तो 0 ही समझ सकते थे, 1 का इंटीग्रेशन 1x, 1 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस n इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से अब ये जो पैटर्न आप देखो, पैटर्न क्या बनेगा, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक बताते हुए आपको ये वाला पार्ट बता दिया जाता है कि 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर इससे आगे वाला पैटर्न भी आप देख लें तो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है, और यही आज की हमारी बेस्ट ट्रिक है कि यहां से देखो ये 1 इंटू माइनस वन हो गया। अब रूट 2 वाला जो पार्ट अगर आप देखते हो, एक तो 1 इंटू रूट 2 है और एक 2 इंटू रूट 2 है, 1 इंटू रूट 2 माइनस 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2। इसी वे में रूट 3 के साथ यहाँ 2 है, नेक्स्ट स्टेप अगर मेरा यहां होता तो 3 इंटू रूट 4 माइनस रूट 3 होता नेक्स्ट स्टेप, तो ये 2 रूट 3 है माइनस के 3 रूट 3 होता, 2 रूट 3 माइनस के 3 रूट 3 यानी माइनस रूट 3 माइनस रूट 4 माइनस रूट 5 माइनस रूट 6 एंड सो ऑन। यहां से आप देखेंगे यहां से जो ये पार्ट है यहां ये n रूट n है, ये n रूट n है, ये n माइनस 1 कह लो, n माइनस 1 रूट n है, और ये मेरा n रूट n है, n माइनस 1 रूट n, n रूट n क्या बच जाएगा, माइनस का रूट n, और n इंटू ए एन ए। तो यहां से देखो ये वाला जो पार्ट है ये सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स हैं और प्लस एन ए है, एन ए को मैं पहले लिख लूं, एन ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 1। तो ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, और क्वेश्चन में भी हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे तो पता चलेगा कि यस वेरी वेरी यूजफुल मेथड है, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को इजीली, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखें जैसे यहाँ है हमारे पास, जैसे यही क्वेश्चन है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो हम अब तक जो हम करते आए हैं वो हम ये करते थे, लेकिन आज से हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। कैसे, देखें आपको जब 0 टू 2 कहा जाता है, 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल होता है, तो हम 0 टू रूट 1 टू रूट 2 टू रूट 3 टू रूट 4 मतलब 2, यहां तक हम इसको ब्रेक करते हैं, और फिर यही ये वाली वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, और आपको क्या बताया जाता है कि यहां से 0 इंटू क्या कहते हैं, 0 इंटू 1 माइनस 0, 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, 3 इंटू रूट 4 माइनस रूट 3 को हो गया 2 माइनस रूट 3, ये कहें, या इसको हम इस वे में भी याद कर लेते थे कि ये टेबल बना है, क्या x की वैल्यू 0 टू 2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 1 2 3 4, और इनके स्क्वायर रूट कर दिए। क्या करते थे इसके बाद, भाई इन दोनों का डिफरेंस
इंटू 0, फिर इन दोनों का डिफरेंस इंटू 1, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 2, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 3। इस वे में फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेकिन अब हम ये करें, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे फिर ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा। या आप इस मेथड को देखो, क्या गजब मेथड है, कुछ ध्यान नहीं रखना होगा, अपने आप आंसर आएगा। 0 टू ए एक्स के dx का ये फॉर्मूला तो अभी आपको बताया ही है, बस साथ में क्या बताया था कि ए स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है, एन है। इस क्वेश्चन में तो इजी लग रहा है, लेकिन जब 1.5, 2.4, 7.9 किसी का भी करोगे एक ही वैल्यू पुट करके, तो आप देखोगे कि बड़ा प्यारा मेथड है, विद इन 1 लाइन आंसर आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो यहां से 2 लाइन कह सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 उनकी वैल्यूज और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वो इजीली हो जाती है। तो यहां से देखो 0 टू ए, 0 टू एक्स स्क्वायर डीएक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस मुझे ए की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाता है 2 स्क्वायर यानी 4, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 4। एन की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूले में पुट करना है एन इंटू ए, 4 इंटू 2 8, माइनस एन की वैल्यू 4 थी ना, तो √4, √3, √2, √1 आ जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या है कि मुझे ये पता है कि √4 की वैल्यू 2 होती है और √1 की वैल्यू तो 1 होती है। तो ये क्या हो गया 2 + 1 3, तो 3 इसमें से 8 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 माइनस दिस। तो ये मेथड देखो कैसा है, सोच के देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि ये मेथड आपको कैसा लगा। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे और पता चल जाएगा, वाकई काफी बेनिफिशियरी है। जैसे ये है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स फ्रॉम 0 टू √2, 0 टू √2 है, 0 टू √2 है, तो इसको आप 0 टू 1, 1 से √2 में ब्रेक करते थे। इसके लिए ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 1, और इस पार्ट को सॉल्व करके बच्चा बच्चा कर लेता है इससे सॉल्व। लेकिन इससे देखें, यहां से 0 टू √2 एक्स स्क्वायर डीएक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू यहाँ क्या हो गई √2, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, तो एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 पता चल गई, ए की वैल्यू √2 पुट कर दो, क्या होगा एन ए, एन ए मतलब 2 इंटू √2 माइनस एन की वैल्यू √2 है, √2 प्लस √1, 2 √2 माइनस √2, √2 माइनस 1। डायरेक्ट आंसर आ गया। एक ये स्टेप देखें, एक ये स्टेप देखें, आपके आगे है। लेकिन मजा है अगले क्वेश्चन में, वो तो फिर भी इजीली सॉल्व कर लेते थे, लेकिन जैसे 1.5 आ गया लिमिट यहाँ मेरे पास, तो आप जब 1.5 के लिए सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हो, 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर मुझे पता है 2.25 होता है, यानी 1.5 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.25 कहता हूं, मतलब √2 तक चलेगा, फिर आगे अगला आ जाएगा 1 2.5 है, 0 टू 1, 1 टू √2, फिर √2 से 1.5, ये करते थे। ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू 2, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आप ये आंसर फाइंड आउट करते थे। या आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर डीएक्स का फॉर्मूला पता है, आपने सॉल्व करना है 0 टू 1.5, ए की वैल्यू पता चल गई 1.5, ए की वैल्यू 1.5, ए स्क्वायर क्या होता है 2.25, और 2.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, ए की वैल्यू 1.5, एन की वैल्यू 2, सीधा पुट करो फॉर्मूले में, क्या होगा 2 एन ए, 2 इंटू 1.5 माइनस एन की वैल्यू 2 थी, तो √2 प्लस √1, 2.5 इंटू 1 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस √2, डायरेक्ट आंसर ही है उसी में। देखें अब 1.4 के प्लेस 5 के प्लेस पर अगर मेरे पास ये इंटीग्रल दे दिया जाता है 0.24 तक, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2.4, तो या तो ऐसे सॉल्व करें, मैं ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे सॉल्व करते हो, लेकिन ये देखें इसमें मेरा 0 टू 2.4 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2.4, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2.4, क्या होता है 5.76, 5.76 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, ए की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू पता है, पुट कर दो फॉर्मूले में एन इंटू ए, 5 इंटू 2.4 माइनस 5 से था ना, तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा √5, √4, √3, √2, √1। बस क्या है कि ये मुझे पता है कितना हो गया 5 इंटू 2.4 यानी 12, ये √4 2 होता है और √1 जो है वो 1 होता है, 2 + 1 3, तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे, 9 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √2, ये आंसर आ जाएगा। इसी वे में ये जो है 0.45 इंटीग्रल की लिमिट है, 0 से 4.5, तो 4.5 है, तो एक तो उस मेथड से आप सॉल्व करके देखना, एक बार ट्राई करके देखना क्या आएगा। अगर मैं इसको ये देखता हूं कि इस मेथड से भी लिखा हुआ है वैसे मैंने यहाँ ये वाला पार्ट, लेकिन अगर मैं 0.45 कहता हूं
तो मुझे पता है 0.45 है, तो मुझे पता है क्या होता है a इज इक्वल टू 4.5, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते हो तो 20.25 आता है। तो यानी a स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे, यानी 20.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 20। तो अब आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा, 20n इंटू ए, ये बाद में लिख दिया मैंने, n इंटू ए, 20 इंटू 4.5 और साथ में माइनस √20, √19, रूट में 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो 90 हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैं इसमें ये जो पार्ट है मुझे पता है, यहाँ इसमें बीच में 16 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, बीच में 9 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 है। तो ये 4 + 3 7 + 2 8, 7 + 2 9 + 1 10, 90 में से 10 माइनस कर दिया, 80 - 10, बस जो परफेक्ट स्क्वायर वाले स्क्वायर रूट थे वो हटा दिए बस। तो ये आंसर आ गया। कमेंट करना बनता है इस ट्रिक पे। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to √3 e⁻x² dx। तो √3 है, x की वैल्यू 1 से √3 के बीच में लाई करती है, तो x² की वैल्यू 1 2 3 हो जाती है, और √x² की वैल्यू √1 √2 √3। तो जो 0 से ये सॉरी 1 से √3 है यहाँ, तो 1 से √3 है तो 1 से √2 और √2 से √3, इसको ब्रेक करेंगे। 1 to √2 e⁻ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx प्लस √2 to √3। बस इसमें क्या आ गया, 1 से √2 के बीच में है तो x² की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, यानी e⁻1। और ये √2 और √3 के बीच में है तो ये मेरा 2 हो जाएगा, तो यानी e²। और बाकी पार्ट तो आपको पता ही है, e⁻1 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन x आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e इंटू √2 - 1 e² इंटू √3 - √2, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो, n मेरा अगर नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा log ऑफ फैक्टोरियल n-1। लेकिन अगर देखें तो जैसे 1 to 4 है, तो देखो 1 to 4 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 1 to 4 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 1 to 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 को 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 4। तो 1 to 2 के लिए ये जो है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3। log 1 क्या होता है 0, या एक बार लिखना चाहते हैं लेकिन log 1 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1, यानी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। और log m प्लस log n को log mn कह सकते हो, log 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी log 6, या क्या समझ सकते हो log फैक्टोरियल 3। 4 तक था तो log फैक्टोरियल 3 हो गया, n तक होता तो log फैक्टोरियल n-1 हो जाता, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो 0 to 3 को 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3 में ब्रेक कर देंगे, कर सकते हो। ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये x² इंटू 1 x² इंटू 2। और ये वाला क्वेश्चन तो आगे आप सॉल्व कर ही सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और एज ए ट्रिक भी बन जाता है, सारी डिटेल में आपको बताया जाएगा कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 60 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेंजेंट इनवर्स x dx है, इसको आपने सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है ये। लेकिन इसके लिए हमें पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले की, क्या फॉर्मूला बनता है, कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे। तो देखो हमें पता है कि यह 0 to 60 है, यानी x जो है वो 0 to 60 में लाई करता है, और एंगल का केस आ जाता है, इसका मतलब ये मेरे रेडियन वगैरह में वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से देखें क्या होगा, हमें पता है कि जो 0 to 60 है, तो जो टेंजेंट इनवर्स x है उसके लिए हम यहाँ से जो पार्ट बनता है वो 0 to 1 होगा। टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2, और टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2, तो और π/2 क्या होता है लेस देन 2, पाई की वैल्यू 3.14, तो लेस देन 2। इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स x 0 और 2 के बीच में आएगा। टेंजेंट इनवर्स x का ग्राफ भी आपने देखा, वो 0 और 2 के बीच में आएगा, 0 और 2 के बीच में, उससे भी कम आता है वैसे तो,
तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप फाइंड आउट करोगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो 0 आएगा या 1 आएगा तो इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी। कहां तक? एक्स जो है वो 0 टू टेंजेंट 1 तक लाई करे, मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन टेंजेंट 1। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेंजेंट 1। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स आप अप्लाई करते हो तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज लेस देन 1 हो जाता है। तो इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक लाई करती है, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सेम वे में अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 होगा, जब इससे आगे जाएंगे हम, जब टेंजेंट 1 से इन्फिनिटी वाला वैसे 60 है हमारे पास, यहाँ 60 दिया हुआ है तो हमने 60 लिख दिया, यहाँ 70 दिया होता तो यहाँ 70 लिख देते। और वो वाला पार्ट किसमें कंटेंट होता है? टेंजेंट 1 से इन्फिनिटी में, क्योंकि टेंजेंट 1 से इन्फिनिटी वाला पार्ट मतलब लेस देन 2 रहेगा, इन्फिनिटी वाला पार्ट मतलब लेस देन 2 रहेगा। तो 1 से 2 के बीच की जो वैल्यूज आती हैं तो ये वाला पार्ट 1 से 2 के बीच में आ जाएगा, और 1 से 2 के बीच में आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो वही यूज कर रहे हैं हम। तो इंटरवल था उसको 0 टू 60 था ना, उसको 0 से टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट 1 से 60 में ब्रेक कर दिया। ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 1 हो गई। तो ये तो 0 हो गया, ये 1 1 का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब आंसर आ गया 60 माइनस टेंजेंट 1। अगर यहाँ 100 होता, 0 टू 100 होता तो आंसर क्या आ जाता? 100 माइनस टेंजेंट 1। 0 टू अगर 3 भी होता तो भी आंसर क्या आता? 3 माइनस टेंजेंट 1। बताऊंगा कि कहां तक क्या होता है, वो भी अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ 0 टू 5000 होता तो आंसर क्या जाता? 5000 माइनस टेंजेंट 1। कितनी अच्छी ट्रिक है। लेकिन हमें थोड़ा सा अगर ये बात पता है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि टेंजेंट 1 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है थोड़ा सा ऊपर नीचे 1.5574077 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब यहाँ जो ये 60 वाला पार्ट है ना, ये वाली वैल्यू मेरी इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हो, इससे कम होगी, इससे कम होगी 1.557 से कम होगी, यानी 1.4 होगी ना, तो आंसर मेरा 0 आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला तो बनेगा ही नहीं। ये वाला पार्ट मेरा कब बनता है? जब वैल्यू टेंजेंट 1 से आगे जा रही है। टेंजेंट 1 से आगे चाहिए मेरा 2 आ जाए, या 60 के प्लेस पे 2 आ जाए, 1.7 आ जाए, 1.8 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो मेरा इसी पैटर्न पे आंसर बनेगा। और हमें पता है कि 1 का मतलब ये 1 रेडियन है, और 1 रेडियन हमें पता है क्या होता है? 57 डिग्री 29 मिनट 58 सेकंड की फॉर्म में, तो ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये फॉर्मूला 0 टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू ए माइनस टेंजेंट है, ये जो ए लिख रहे हैं ये ए माइनस टेंजेंट ए होगी कब? अगर ये ए ग्रेटर देन टेंजेंट 1 होगा, और 0 रहेगी अगर ये ए लेस देन और इक्वल टू टेंजेंट 1 होगा। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। कितना बढ़िया फॉर्मूला है, कमेंट करें। नेक्स्ट है इंटीग्रल फ्रॉम -2n पाई टू 2n पाई माइनस ए टू ए मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डीएक्स। डायरेक्ट आंसर आएगा -4n। लेकिन देखना चाहें तो इसके लिए हमें पता है कि अगर इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a एफ एक्स डीएक्स हो तो उसको आप 0 टू a में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये जो है इसको 0 टू a, इसको अगर आप a रीड करें तो 0 टू a एफ ऑफ एक्स, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? मॉड साइन एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो मॉड में है तो ये वाले पार्ट पे तो इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स डीएक्स। और ये 0 टू 2n पाई था, इसमें से 2n को आप आउटसाइड ले लें, 0 टू n, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको आप सॉल्व कर सकते हो 0 टू पाई दिस वैल्यू, और ये जो 0 से पाई है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना 0 से पाई के लिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, एक बार आप इसको ब्रेक करें 0 से पाई बाई 2, और एक बार आप ब्रेक करें पाई बाई 2 से 1। तो उसमें कहें या वैसे आपको सिंपल वे में भी अगर बात करें तो आपको पता है कि चाहे 0 से पाई कहें, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, या तो एक 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, अगर पॉजिटिव है -1 से 1 के बीच में होती है ना, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। लेकिन न्यूमेरिकली अगर बात करें तो 0 से 1, तो 0 से 1 में होगी तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और -1 से 0 वाले पार्ट में होगी तो ये वाली वैल्यू -1 आ जाएगी। ओवरऑल -1 हो गया। अगर नेगेटिव होगी तो ये वाली वैल्यू -1 होगी तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी साथ में दे देंगे। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। तो यहाँ क्या लिख दिया? माइनस साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन
माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कर सकते हो, तो ये -4n आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 1 to 4, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है 1 से 4 के बीच में। तो आपको पता है अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अगर 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो मोड x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को f कह देता हूं और इस f को मैं 1 to 2 और 2 to 3 में ब्रेक करता हूं, तो एक तो 1 to 2 में जब यहाँ ब्रेक करोगे तो यहाँ ये वाला पार्ट जो है इस फैक्टर में ये फैक्टर आएगा, ये फैक्टर इसको 0 बना देगा। 2 to 3 में जब ये वाला पार्ट आएगा तो ये वाला जो फैक्टर है वो इसको 0 बना देगा। तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 0, और 0 आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हम बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर आपसे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता है तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब इसमें से इंटीग्रल पार्ट हम हटा देते हैं, या ये समझ लो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये भी कह सकते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। यानी ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। यानी अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें तो ये होगा 0 से 1, 1 भी नहीं होगी, 0 से 1, 0 इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज लेस देन, तो ये इसका ग्राफ बनता है। पता ही है आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो पहले ही लेंथी हो गया। तो हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, n/2, क्योंकि 0 to 1 का जैसे ये 0 से 1, अगर मान लो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी तो 0 to 1 के लिए मेरा ये एरिया बन जाता है, और एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ बेस, बेस इज 1, हाइट, हाइट इज आल्सो 1, यानी हाफ। मतलब 0 to 1 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx को अगर सॉल्व करता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी आएगी, हाफ। ये तो मैंने यहां तो किससे बताया, एरिया अंडर कर्व से, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आ गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखते तो 0 to 1 है, तो 0 to 1 में आप फ्रैक्शनल पार्ट कहो या x कहो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो 1 से आगे अगर होती है तो 1.1 का, अगर 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना हो तो 0.1 आएगा, लेकिन 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.7 ही आएगा। तो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x ही हो जाती है, यानी इसको मैं x लिख सकता हूं। x का इंटीग्रेशन x² 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब जो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx है वो क्या होगा, हाफ। तो 0 to 1 हाफ है, तो ये 0 to n था, तो इसको मैं n टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx कह सकता था। ये वाली वैल्यू हाफ है तो n इंटू हाफ यानी n/2, तो ये आंसर आ जाएगा। अब है -1 to 1 की बात करें हम, -1 to 1, वैसे इसमें देखते -1 to 1 ये हो गया, ये भी हाफ, ये भी हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, ऐसे भी कर सकते थे। -1 to 1 इसको हमने x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख के इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें x वाला भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वाला भी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके देखोगे तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। या आप चाहते तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, यानी 2 इंटू 1/2 यानी 1। इसी वे में ये है -2 to 2 है, तो -2 to 2 है, इसको क्या कर सकते हो, 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 dx, यानी 4 इंटू हाफ, और 4 इंटू हाफ का मतलब 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो π/4 है वो लेस देन 1 होता है, π/4 लेस देन 1 होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, ये वाला पार्ट मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, और 0 से π/4 है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को या x को, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यही कह रहे हैं कि हमें पता है π/4 लेस देन 1 होता है,
तो या इस वे में कह लिया, या जो मैं कह रहा था वैसे कह सकते थे। पाई बाई 4 लेस देन 1 होता है, तो लेस देन 1 वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो इसमें भी कह सकते हो कि भैया ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल क्या रह गया? ये जो पार्ट है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स, सॉरी, टेंजेंट रेज टू द पावर एन एक्स प्लस टेंजेंट रेज टू द पावर एन माइनस 2 एक्स dx, और लिमिट 0 से पाई बाई 4 हो तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है क्या होता है? 1 अपॉन एन माइनस 1। इसी वे में 0 से पाई बाई 4 साइन ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वही पाई बाई 4 लेस देन 1 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी साइन एक्स रह जाएगा। 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स, इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हो, एक्स भी कह सकते हो, दोनों बातें बता दी आपको, क्योंकि 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और एक्स सेम होता है। इस वे में कहो या 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी भी गजब ट्रिक बाकी है हमारी, अभी ये करेंगे और इसके बाद करेंगे, अभी पेशेंस रखें। 0 टू n e रेज टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, तो ये जो 0 टू n है, 0 टू n है, 0 टू n में n को बाहर करके 0 टू 1 कर सकते हैं, और 0 टू 1 करेंगे, ये इसको आप क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप 0 टू 1 में कन्वर्ट करने के बाद, जब 0 से 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये वाली बात करें, फंक्शन ऑफ पीरियड की बात आपको पता है कि अगर फंक्शन का पीरियड t है, t इज ए फंक्शन ऑफ पीरियड fx, मतलब f ऑफ x प्लस t, f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x अगर होता है तो फंक्शन का पीरियड t कहते हैं। तो अगर फंक्शन का पीरियड t है तो इस n को हम आउटसाइड ले सकते हैं, और ये जो पीरियड था, फंक्शन था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका जो पीरियड है वो 1 है, 1 के बाद सेम, 1 के बाद सेम वैल्यू आती है, तो 0 टू n को हमने n टाइम्स 0 टू 1 में कन्वर्ट कर दिया, और ये इसको आप x कह सकते हो, e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन पता है, यानी n इंटू e माइनस 1, यानी अगर 0 टू 50 होता ये पार्ट तो 50 इंटू e माइनस 1 डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट। नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा, है सिंपल, लेकिन लास्ट बट नॉट लिस्ट डायरेक्ट आंसर वाला है। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx का इंटीग्रल है 0 टू n, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू n, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा n माइनस 1, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको पता है, ये हमने n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, ये वाला पार्ट n बाई 2, n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1, यानी अगर ये कहा जाता है, सोचना ही नहीं है, 40 माइनस 1 39। ओके डन। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, करना होता है कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे उतने अच्छे वीडियोस बनेंगे, उतने ज़्यादा वीडियोस बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आई होप कि कर चुके होंगे पहले, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब सब्सक्राइब कर लें, और जैसे चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आगे जो वीडियो अपलोड होगा उसकी डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और लाइक करना है वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें, फ़ोन करें उन्हें भी, बताएं कि अच्छा वीडियो है, और उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।